Hello my dear students, welcome back. Today we are going to start with next chapter, that is basic concepts of macroeconomics. So now when we started studying macroeconomics, we need to understand few things about macroeconomics, जो concepts होते हैं जो हमें आगे macroeconomics के study में बहुत important काम आने वाले हैं. शुरुआत करते हैं द फर्स्ट टॉपिक विच इज डोमेस्टिक टेरिटरी. सो जब हम लोग नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं, सो जो चीज़ हमारे दायरे के अंदर आती है दैट इज कॉल्ड एज डोमेस्टिक टेरिटरी. सो देर आर सर्टन थिंग्स विच वी शुड इंक्लूड इन आर डोमेस्टिक टेरिटरी नेशनल इनकम कैलकुलेट करते वक्त, एंड सर्टन थिंग्स विच वी शुड नॉट बी इंक्लूडिंग, right? So domestic territory is very important. Okay, the purpose of basically domestic territory is whether that thing should be included in national income or not. Just we want to know that. Okay, so normal layman language में domestic territory means political frontiers जो है हमारे, ठीक है, उसको हम लोग डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड करेंगे, ठीक है. बट इन इकोनॉमिक्स बेसिकली बाउंड्रीज जो होती है हम लोग समझते हैं कि वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है. दिस इज एज पर लेमैन के हिसाब से ये ऐसा होता है. बट अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स, ठीक है, इट इज नॉट ओनली द पॉलिटिकल फ्रंटियर्स. सिर्फ पॉलिटिकल फ्रंटियर्स नहीं है, ठीक है, पॉलिटिकल फ्रंटियर्स जो हम जानते हैं वो नहीं है. Other than that, there are many things included. In addition, क्या क्या included होता है, ठीक है, additionally क्या क्या include होता है तो देखते हैं. पहला, ठीक है, additional क्या include होता है. Yes, of course, the political frontiers मतलब boundaries में जो भी है, but the ships, the aircrafts, which are owned and operated by normal resident, मतलब वो इंसान इंडिया का रेसिडेंट है, नॉर्मल रेसिडेंट ओन कर रहा है, ऑपरेट भी वही कर रहा है, ठीक है, बिटवीन टू और मोर कंट्रीज. अब ये बिटवीन टू और मोर कंट्रीज का ऐसा है कि भाई वो भले ही हमारी कंट्री में नहीं भी ऑपरेट कर रहा है, बट इफ ही इज अ रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री ना, ठीक है, इफ ही इज अ रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री एंड ही ओन्स और ही ऑपरेट्स, तो वो जो शिप है या एयरक्राफ्ट है कम्स इन आवर टेरिटरी, ठीक है. फिर जो फिशिंग वेसल्स होते हैं, शिप्स वगैरह जो फिशिंग करने के लिए जाते हैं, ठीक है, जो नेचुरल गैस के प्लांट्स होते हैं, ठीक है, रिग्स जिसको बोलते हैं, नेचुरल गैस रिग्स या फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स बोलते हैं उसको. सो यस, ऑल दोज थिंग्स आर ऑल्सो, इवन दो दे आर नॉट विद इन द बाउंड्री, हमारी कंट्री के बाउंड्री के अंदर नहीं है, वो ओशंस में होते हैं ना, लेकिन फिर भी वो हमारी टेरिटरी में काउंट किए जाते हैं. थर्ड थिंग, द एम्बेसीज. क्या है? द एम्बेसीज, द कॉन्सुलेट्स, ठीक है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स, जो है तो इंडिया की बट एस्टैब्लिश किसी और कंट्री में. जैसे कि एग्जांपल, हमारे इंडिया वालों ने चाइना पे नजर रखने के लिए श्रीलंका में अपना बेस बनाया. हमारी इंडिया की एम्बेसी होती है हर कंट्री के अंदर. सो येस, दे आर कंसिडर्ड इन आर टेरिटरी, ठीक है, इवन दो दे आर नॉट अ पार्ट, मतलब हमारी बाउंड्री के अंदर तो नहीं आ रहे, लेकिन वो काउंट होंगी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में. अब नॉट इंक्लूडेड, कौन सी चीजें इंक्लूड नहीं की जा रही है, ठीक है, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में. तो ऑल दी एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स, ठीक है,
या फिर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो सिचुएटेड तो यहां पे है बट इट इज नॉट ओन्ड बाय अस। सेकेंड और कौन नहीं होगा, इंटरनेशनल जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस होती है लाइक यूएनओ, डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूटीओ, ठीक है, ये सब हमारे ओन नहीं है, ये सब इंटरनेशनल बॉडीज है। सो यस दे विल बी नॉट बी इंक्लूडेड इन आवर डोमेस्टिक टेरिटरी। अब आते हैं हम लोग नॉर्मल रेसिडेंट्स पे। किस पे आते हैं, नॉर्मल रेसिडेंट्स। तो जब मैं नॉर्मल रेसिडेंट की बात कर रहा हूं तो सब लोग क्या समझते हैं, इफ अ पर्सन इज अ सिटीजन ऑफ अ कंट्री तो वो नॉर्मल रेसिडेंट होता है। जी नहीं, सिटीजनशिप से नॉर्मल रेसिडेंट का कोई लेना देना नहीं है। नॉर्मल रेसिडेंट रेफर्स टू एनी इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन, कोई भी हो सकता है, इंडिविजुअल भी हो सकता है, ठीक है, या इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, ठीक है, फॉरेन की कोई कंपनी है या इंडिया की कोई कंपनी है तो यस इट इज अ नॉर्मल रेसिडेंट। ऑर्डिनरीली यस ऑफ कोर्स, ऑर्डिनरीली रिसाइड्स, यहाँ पे ही बसा हुआ है, ठीक है, ऑर्डिनरीली रिसाइड्स मतलब यहाँ पे बसा हुआ है, ठीक है, एंड सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट भाई, रेसिडेंट है या नहीं है जानने के लिए। इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब यहाँ पे ही उसकी इनकम अर्न कर रहा है एंड यहाँ पे ही सारी उसकी स्पेंडिंग भी हो रही है। सो यस देन वी विल कॉल इट एज नॉर्मल रेसिडेंट, ठीक है। अब एक तो चीज भाई यहाँ पे ऑर्डिनरीली रिसाइड कर रहा है, दूसरा उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, अगर ये दोनों पॉइंट्स है देन वी कॉल हिम एज अ नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री, ओके। हु इज नॉट इंक्लूडेड, नॉट इंक्लूडेड एज नॉर्मल रेसिडेंट, नॉट इंक्लूडेड एज नॉर्मल रेसिडेंट, कौन नहीं आता है नॉर्मल रेसिडेंट के अंदर, तो कौन नहीं आता है, सबसे पहले जो भाई फॉरेनर घूमने आ रहा है, फॉरेन टूरिस्ट, तो जो फॉरेन से टूरिस्ट यहाँ पे घूमने आया वो थोड़ी यहाँ का नॉर्मल रेसिडेंट होगा, वो तो घूमने आया थोड़े दिन में चला जाएगा, ठीक है। जो फॉरेन का स्टाफ है एम्बेसीज में, फॉरेन स्टाफ कहाँ पे काम कर रहा है, एम्बेसी में काम कर रहा है, या तो फिर कॉन्सुलेट में काम कर रहा है, या तो फिर मिलिट्री बेस के अंदर काम कर रहा है, भले वो यहाँ पे काम कर रहा है बट वो यहाँ का रेसिडेंट नहीं है। जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने वाला स्टाफ है, ठीक है, वो भी भले यहाँ पे है इंडिया के अंदर लेकिन वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है, यस। सो इवन जो ये ऑर्गेनाइजेशंस है वो भी नॉर्मल रेसिडेंट में नहीं काउंट होंगे और उसका स्टाफ भी नहीं काउंट होगा, ठीक है। जो भी क्रू मेंबर्स है फॉरेन वेसल्स के, फॉरेन से जो वेसल यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, तो वो भले यहाँ पे वो काम करने आ रहा है लेकिन वो ओन्ड बाय अगर फॉरेन के किसी का है तो वो वहाँ का स्टाफ मेंबर है तो वहाँ नॉर्मल रेसिडेंट में आएगा, यहाँ के नॉर्मल रेसिडेंट में नहीं आता है। एंड बॉर्डर के उस पार से यहाँ पे काम करने के लिए बहुत बार आते हैं, तुम लोग बोलोगे सर कौन आता है, तो आते हैं बांग्लादेशीज आते हैं, चाइना से आते हैं, इवन नेपाल से भी आते हैं, तो बॉर्डर पे काम करने के लिए आते हैं, इस तरफ आएंगे, काम करेंगे, पैसे कमाएंगे, चले जाएंगे, तो वो भले यहाँ पे कमा रहे लेकिन यहाँ पे उड़ा नहीं रहे, खर्च नहीं कर रहे, तो वो यहाँ के नॉर्मल रेसिडेंट नहीं होते हैं, ठीक है। सिटीजनशिप और रेसिडेंटशिप में बहुत फ़र्क होता है। सिटीजनशिप बर्थ से मिलता है, रेसिडेंटशिप आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज से मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम करने वाले हैं दैट इज फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। तो दोस्तों समझ लो, जो फैक्टर इनकम होता है उसके बदले में कुछ ना कुछ दिया गया है या लिया गया है तो हम उसको फैक्टर इनकम बोलते हैं। लेकिन जो एक तरफा पेमेंट गया है जिसके आगे पीछे नहीं कुछ आवन जावन नहीं हो रहा है, कुछ पैसा आ रहा है लेकिन उसके बदले में किसी भी तरह की गुड्स या सर्विसेज आ रही या जा रही नहीं है, तो उसको हम लोग ट्रांसफर इनकम बोलते हैं। तो फैक्टर इनकम किस चीज़ के लिए मिलती है, तो यस
आपको फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करके फैक्टर इनकम दी जाती है, ठीक है। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर के अगेंस्ट आपको रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट या प्रॉफिट मिलता है। ट्रांसफर इनकम जो होती है आपको उसके बदले में कुछ नहीं होता है, इसके लिए ये वन साइडेड है, एक तरफा। मैं हमेशा बोलता हूँ दोस्तों, हमेशा याद रखना, ठीक है। तो ओल्ड एज पेंशन हो गई, ठीक है, या तो फिर स्कॉलरशिप हो गई, तो ये सारा पैसा जो है एक तरफा जा रहा है, इसके बदले में किसी भी तरह का गुड्स या सर्विसेज नहीं आ रहा है। नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं दैट इज फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। क्या है? फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। ओके, सो फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज फॉर कंजम्पशन। फाइनल कंज्यूमर भी यूज कर सकता है, ठीक है, या तो फिर उसको आगे फर्म यूज करेगी एज ए इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फाइनल गुड्स का मतलब ये नहीं है कि वो उसके आगे और कुछ नहीं होगा। फाइनल गुड्स मतलब रेडी टू यूज। क्या है? रेडी टू यूज, ठीक है। तो कंज्यूमर यूज करेगा या फर्म यूज करेगा फॉर इन्वेस्टमेंट। तो अगर कोई हाउस होल्ड मिल्क परचेज कर रहा है तो वो फाइनल गुड्स में होगा, ठीक है। मशीनरी अगर किसी ने परचेज की, देखो फर्म क्या परचेज कर रहा है? मशीनरी परचेज कर रहा है, तो वो फाइनल गुड्स में आएगा, क्योंकि फर्म के लिए तो वो आगे इन्वेस्टमेंट है ना, फर्म ने तो वो गुड्स अपने इस्तेमाल करने के लिए लिया है, तो यस इट इज फाइनल गुड्स फॉर देम। लेकिन मैंने यहाँ पे मिल्क बोला तुम लोग को फाइनल गुड्स है, वही मिल्क यहाँ पे अगर कोई फर्म यूज कर रही है उसमें से कोई स्वीट बनाने के लिए, मिठाई बनाने के लिए, तो वो उनके लिए क्या हो जाएगा? इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ठीक है, रीसेल के लिए किया या प्रोडक्शन के लिए किया उन्होंने, तो वो इंटरमीडिएट गुड्स हो जाता है। ऑल थिंग्स दैट सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स आर कॉल्ड गुड्स, ठीक है। फाइनल गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स विच आर यूज्ड ईदर फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट। इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड फॉर रीसेल, या उसमें से फर्दर प्रोडक्शन कर रहे हैं हम, ठीक है, सेम ईयर के अंदर, तो उसको हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स जो होते हैं, ठीक है, वो डिराइव्ड गुड्स भी होते हैं। कौन से गुड्स होते हैं? डिराइव्ड डिमांड होता है इनका। डिराइव्ड डिमांड क्या होता है इसका? डिराइव्ड डिमांड होता है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हुए हम लोग नेक्स्ट जो करने वाले हैं, नेशनल इनकम इंक्लूड्स ओनली फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स को हम लोग इंक्लूड करते नहीं हैं, ठीक है। क्योंकि क्या होगा, अगर हम लोग फाइनल गुड्स भी इंक्लूड करेंगे और इंटरमीडिएट गुड्स भी इंक्लूड कर देंगे तो एक जो होगा यहाँ पे दैट विल बी डबल काउंटिंग ऑफ गुड्स हो जाएगा, तो नेशनल इनकम हमको सही से पता नहीं चलेगा। तो डबल काउंटिंग ना हो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स, एंड ओनली द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स विल बी टेकन, ठीक है। यस माय डियर स्टूडेंट्स, तो अब तक अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। आगे का जो चैप्टर रहेगा मैं पार्ट 2 में दूंगा। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।